नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहती हूँ कहानी में। इस चैनल में हम हर हफ्ते आपके लिए साहित्य जगत से एक कहानी ढूंढ कर लाते हैं। उन लोगों के लिए जो पढ़ने पढ़ाने के शौकीन हैं, कथा कहानियों का रस लेना पसंद करते हैं, साहित्य से जुड़े रहना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से इन किताबों को अब पढ़ नहीं पाते। तो दोस्तों, आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसे लिखा है शिवानी ने और कहानी का नाम है सती। गाड़ी ठसाठस भरी थी। स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों का उफान सा उमड़ रहा था। एक तो माघ की पुण्यतिथि में अर्धकुंभ का मेला और उस पर प्रयाग का स्टेशन। मैंने रिजर्वेशन स्लिप में अपना नाम ढूंढा और बड़ी तसल्ली से अन्य 3 नामों की सूची देखी। चलिए, तीनों महिलाएं ही थीं। पुरुष सहयात्रियों की नासिका गर्जन से तो छुट्टी मिली। 2 महिलाएं आ चुकी थीं। एक, जैसा कि मैंने नाम से ही अनुमान लगा लिया था, महाराष्ट्री थी और दूसरी पंजाबी। तीसरी मैं थी और चौथी अभी आई नहीं थी। मैं एक ही दिन के लिए बाहर जा रही थी, इसलिए छोटा सा बटुआ ही साथ में था। आसपास बिखरे दोनों महिलाओं के भारी भरकम सूटकेस, स्टील के बक्स और मेरू पर्वत से ऊंचे ठसे कसे होल डोल देखकर मैंने अपने आप को बहुत ही हल्का फुल्का महसूस किया। वैसे भी मैं सोचती हूँ, बक्स होल्डोलहीन यात्रा में जो सुख है वो अन्य किसी में नहीं। चटपट चढ़े और खटखट उतर गए। न कुलियों की हथेली पर रखे द्रव्य को अवज्ञापूर्वक दृष्टि से देखकर ये कहते हुए कि ये क्या दे रही हैं साहब, कब है, और ना ही सहयात्रियों के उपालंब की चिंता। मेरे साथ की महाराष्ट्री महिला ने अपने बृहदाकार स्टील के बक्स एक के ऊपर एक चुनकर पिरामिड से सजा दिए थे। लगता था वे प्रत्येक वस्तु के लिए एक स्थान और प्रत्येक स्थान के लिए वस्तु की उपादेयता में विश्वास रखती थीं। वह बड़ी ही शालीनता से लेटकर एक सीध में 2 तकिए लगाकर एक मराठी पुस्तिका पढ़ने में तल्लीन थीं। दूसरी पंजाबी महिला के पास सूटकेस, टोकरी और एक बिस्तरा था, पर वे बड़ी बेतरतीबी से बिखरे पड़े थे। उनका एक सुराही दान था जिसकी एक टांग अधिकांश सुराही दानों की भांति कुछ छोटी थी, बार बार लुढ़क कर उनको परेशान किए जा रहा था। वे बेचारी चश्मा उतार कर रखती, हाथ की जासूसी अंग्रेजी पुस्तक जिसे पढ़ने में उन्हें पर्याप्त रस आ रहा था औंधी कर बर्थ पर टिकाती, झुंझलाकर सुराही दान ठिकाने से लगाकर जैसे ही हाथ की पुस्तक के रस में डुबकी लगाती, सुराही दान फिर लुढ़क जाता। मुझे उनकी उलझन देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। वैसे मैं उनकी परेशानी काफ़ी हद तक दूर कर सकती थी, क्योंकि सुराही दान मेरे ही पास धरा था। मैं उसकी लंगड़ी टांग को अपनी बर्थ से टिकाकर लुढ़कने से रोक सकती थी, पर सुराही को ऐसी बेतुकी काठ की सवारी में साथ लेकर चलने वालों से मुझे कभी सहानुभूति नहीं रहती। पंजाबी महिला संभवतः किसी मीटिंग में भाग लेने जा रही थी, क्योंकि उनके साथ एक मोटी सी फाइल भी चल रही थी, जिसे खोलकर वो बीच बीच में हिल हिल कर कुछ आंकड़ों को पहाड़ों की भांति रटने लगती थी और फिर बंद कर उपन्यास पढ़ने लगती थीं। उनकी सलवार, कमीज, दुपट्टा, यहाँ तक कि रुमाल भी खद्दर का था और शायद उसी के संघर्ष से उनकी लाल नासिका का सिरा भी और भी अबीरी लग रहा था। उनके चेहरे पर रौब था किंतु लावण्य नहीं। रंग गोरा था किंतु खाल की में हाथ की बुनी खादी का सा ही खुरदुरापन था। ठुड्डी पर एक बड़े से तिल पर 2-3 लंबे बाल लटक रहे थे, जिन्हें वे उंगलियों में लपेटती छल्ले सा घुमा रही थीं। या तो वे प्रौढ़ा कुमारी थीं या विधवा, क्योंकि उनके चेहरे पर एक अजीब सा रीतापन था। जीवन के उल्लास की एक भी रेखा मुझे ढूंढने से नहीं मिली। जासूसी पुस्तक को थामने वाली उनके हाथों की बनावट मर्दानी और पकड़ मजबूत थी। ये वे हाथ नहीं हो सकते, मैं सोच रही थी, जो बच्चों को मीठी लोरी की थपकने देकर सुलाते हैं, पति की कमीज़ के बटन टाँकते हैं या चिमटा संडासी पकड़ते हैं। ये वे हाथ नहीं जिनकी हस्त रेखाओं में उनकी कर्म रेखाएं धूल कालिख की दरारों से मलिन हो जाती हैं। मेरा अनुमान ठीक था। स्वयं ही उन्होंने अपना परिचय दे दिया। वे पंजाब के एक विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए आश्रम की संचालिका थीं। हाल ही में विदेश से लौटी थीं और लखनऊ की किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने जा रही थीं। समाज सेविकाओं में उनका नाम अग्रणी था। महाराष्ट्री महिला के परिचय का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उस स्वल्प भाषिणी सुंदर प्रौढ़ा ने हम में से किसी को भी मैत्री का हाथ बढ़ाकर प्रोत्साहित नहीं किया था।
हाथ की मराठी पत्रिका को पढ़ती वे कभी स्वयं ही मुस्कुराती जा रही थीं और कभी गहरी उदासी से गर्दन मोड़ ले रही थीं। स्पष्ट था कि किसी कुशल मराठी कथा लेखक की सिद्ध कलम का जादू उन्हें कठपुतली सा नचा रहा था। वे हमारे डब्बे में होकर भी नहीं थीं। उनके गोरे रंग पर लाल शोलापुरी साड़ी लपटें सी मार रही थी। गोल परिपाटी से बंधा गया जूड़ा एड़ी चुंबी केश राशि का मूलधन का परिचय दे रहा था। कानों में 7 मोतियों के वर्तुलाकार कर्णफूल थे। गले में दूरी लड़का मंगलसूत्र, जिसे वे अभ्यासवश बार बार दांतों में दबा ले रही थीं। उनके सामान पर संभवतः उनके पति के नाम का लेबल था, मेजर जनरल विनोलकर, और वे वास्तव में थी भी मेजर जनरल की पत्नी होने के योग्य। पूरे चेहरे पे दोनों आंखें ही सबसे ज्वलंत आभूषण थीं। वे कुछ भी नहीं बोल रही थीं, पर वे बड़ी बड़ी आंखें निरंतर हंसती, मुस्कुराती, परिचय देती, मजाक उड़ाती जा रही थीं। कभी वे मुझे देखती, कभी उस पंजाबी महिला को, पर आंखें चार होते ही बड़ी अवज्ञा से दृष्टि फेर मंगलसूत्र दांतों में दबा पत्रिका पढ़ने लगती। गाड़ी ने सीटी दी और ठीक इसी समय हमारे साथ की चौथी महिला ने डब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी मानो उन्हीं के लिए रुकी थी। डांट डपट की फुफकारें छोड़ती गाड़ी चली और उसी धक्के के साथ ये महिला फट से सीट पर लुढ़क पड़ी। उनके हाथ में बेंत से बनी एक छोटी सी टोकरी थी और कांख में चौकोर बटुआ दबा हुआ था। ओह, लगता था गाड़ी छूट ही जाएगी। बाप रे बाप, कैसी दौड़ लगानी पड़ी। मैं उन्हें देखती ही रह गई। समाज सेविका ने जासूसी उपन्यास बंद कर दिया। मराठी मोनालिजा ने चश्मा उतारकर हाथ में ले लिया और बैठ गई। हम तीनों की ही दृष्टि उस चौथी पर आबद्ध हो गई। दोष हमारा नहीं था, वह चीज़ ही देखने लायक थी। हमारा घूरना उन्होंने भांप लिया। केम बेन, बहुत लंबी हूँ ना मैं? वह हंसी। 6 फुट 2.5 इंच टू बी एग्जैक्ट। शायद भारत की सबसे लंबी नारी। चलिए, ये अच्छा है कि इस डब्बे में आज हम चारों महिलाएं ही हैं, नहीं तो मुए पुरुष भी मुझे घूरते। और फिर वे दनादन हमारा इंटरव्यू लेने लगी। पहला प्रहार मुझ पर ही हुआ। समाज सेविका ने खट खट कर रूखे उत्तर से 2-3 चांटे धर दिए। महाराष्ट्री महिला ने हिंद नहीं जानता कहकर पीठ फेर ली, तो उस महिला ने त्रुटिहीन अंग्रेजी का धारा प्रवाह भाषण झाड़ दिया। मुझे मदालसा कहते हैं, मदालसा सिंघानिया। कल ही प्रिटोरिया से आई हूँ अपने पति की मृतदेह लेने। मैं चौंक गई। समाज सेविका ने अपने रूखे व्यवहार पर लज्जित होकर चट आगे बढ़कर उनकी दोनों हाथ थाम लिए। अरे राम राम, कोई दुर्घटना हो गई थी क्या? उन्होंने बड़े दर्द से पूछा। मदालसा की वेशभूषा में सद्य वैधव्य का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा था। वे लंबी होने पर भी पठानिन सी गठे शरीर की लावण्यमयी गत यौवना थी। उनके बाल किसी दामी सैलून में कटे संवरे लग रहे थे। अपनी धानी रेशमी साड़ी को हाफ पैंट की भांति ऊपर चढ़ा दोनों पैरों की पालथी मारकर आराम से जम गई। असल में पिछले वर्ष एक पर्वतारोही दल के साथ मेरे पति भारत आए थे। वहीं एक एवलॉन्च के नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या मृतदेह अब मिली है? मैंने पूछा। हाँ, भारत सरकार ने मुझे सूचित किया तो भागती आई। बर्फ़ में दबी देह सुना ज्यों की त्यों मिली है। मेरे बुने स्वेटर का, जिसे इन्होंने पहना था, एक फंदा भी नहीं टूटा। मृत पति की स्मृति ने उन्हें भाव विभोर कर दिया। बटुए से मर्दाना रुमाल निकालकर वे कभी आंखें पोंछने लगी और कभी स्वरूप नखासी लंबी नाक। बेचारी करती भी क्या, कोई भी जनाना रुमाल उन नाक के अस्तित्व को संभाल ही नहीं सकता था। अचानक हम तीनों को बेचारी मदालसा का 1 वर्ष पुराना वैधव्य एकदम ताज़ा लगने लगा। तो क्या अब आप अपने हस्बैंड का डेड बॉडी लेकर प्रिटोरिया फ्लाई करेगा? महाराष्ट्री महिला ने पूछा। नहीं बेन। मदालसा सीट पर लेट गई तो लगा एक लंबे खजूर का कटा पेड़ ढह गया। एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने कहा, असल में मैं सती होने भारत आई हूँ। हम तीनों को एक साथ अपने इस उत्तर का क्लोरोफॉर्म सूंघा। सती ने एकदम आंखें मूंद लीं, जैसे वे चाह रही हो कि हम उन्हें अब शांति से पड़े रहने दें। ऐसा भी भला किसी ने सुना था इस युग में? सुस्पष्ट अंग्रेजी में बोलने वाली 6.5 फुट की यह काया कल बर्फ में दबी पति की 1 साल बासी लाश को छाती से लगा जल भुनकर राख हो जाएगी।
नहीं, आपको ऐसी मूर्खता करने का कोई अधिकार नहीं है, ये एक अपराध है। क्या आप यह नहीं जानती? खादीधारी महिला उठकर मदालसा के सिरहाने बैठी। उसे गंभीर भाषण की गोलाबारी झाड़ने लगी, जैसे चिता सचमुच प्रज्वलित हो चुकी है और सती आग के लपटों में कूदने को तत्पर है। भावावेश के दुर्बल क्षणों में नारी कभी बहुत बड़ा बचपना कर बैठती है, मुझे इसका व्यापक अनुभव है। अभी हाल ही में मेरे आश्रम की 2 युवतियां ऐसी मूर्खता कर बैठी। मुझे ही देखिए, भारत विभाजन के समय मेरे पति की हत्या कर दी गई थी, पर क्या मैं सती हो गई? सिली सेंटिमेंट्स। यदि मैं भी उस दिन आपकी भांति सती हो जाती तो क्या आज ये देह दीन दुखियों के काम आ सकती थी? पहले मॉडल जेल की अध्यक्षा रही हूँ मैं, और अब गिरी हुई बहनों के आश्रम की देखरेख करती हूँ। ना बेन ना, मदालसा ने करवट बदली। मैं तो सती होने ही भारत आई हूँ। हाय मेरा नील रतन, नीलू डार्लिंग, कहकर फिर मर्दाने रुमाल से मुंह छिपाकर सिसकियां भरने लगी। आप चाहे तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। आपके पति के अंतिम संस्कार में आपकी सहायता करके आपको आश्रम ले चलूँगी। समाज सेविका ने अपने उदार प्रस्ताव का चुग्गा डालकर मदालसा को रिझाने की कोशिश की। मदालसा बड़ी उदासी से हंसी। धन्यवाद बेन, पर ब्रह्मा भी अब मुझे अपने निश्चय से डिगा नहीं सकते। ये रोग तो हमारे खानदान में चला आया है। मेरी परनानी तो राजा राममोहन राय और सर विलियम बेंटेक को भी घिस्सा देकर सती हो गई थी, और नानी के लिए तो लोग कहते हैं कि नाना जी की मृतदेह लेकर चिता में बैठते ही चिता स्वयं ही धू धू कर जल उठी थी। फिर मेरी माँ, और अब मैं। खैर हटाइए भी, पता नहीं किस धुन में आकर आप लोगों से कह गई। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू। चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खा लिया जाए। क्यों, आपका क्या ख्याल है? उसने अपनी कदली स्तंभ सी जंघाओं पर दोनों हाथों से त्रिताल का टुकड़ा सा बजाया। हम दोनों को एक बार फिर आश्चर्य की उदती में गोता लगाने को छोड़ वे टोकरी से एक स्वच्छ तौलिया साबुन लेकर गुसलखाने में घुस गईं। उनके जाते ही हम तीनों परम मैत्री की डोर में गुथ गए। अजीब औरत है। क्या आप सोचती हैं कि सचमुच सती होने जा रही है? मैंने मराठी महिला से पूछा। देखिए, मरने वाला कभी ढिंढोरा पीट कर नहीं मरता। वे हंसकर बोली। हमको तो इसका स्क्रू ढीला लगता है। उन्होंने अपने माथे की ओर उंगली घुमाई। इस ज़माने में ऐसे कोई सते फते नहीं होता। क्षमा कीजिएगा, खादीधारी महिला ने बड़ी गंभीरता से कहा। मुझे औरतों का अनुभव आप दोनों से अधिक है। मैं ऐसी भावक प्रवृत्ति की भोली औरतों का चेहरा देखते ही पहचान लेती हूँ। आंखें नहीं देखी आपने? कितनी निष्पाप, पवित्र और उदार हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि पति की मृतदेह देखते ही यह वही मूर्खता कर बैठेगी जिसका ये यहाँ खुले आम ऐलान कर रही है। मुझे तो लगता है मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल कर इसके साथ जाकर पुलिस को खबर देनी ही होगी, तभी इसे बचाया जा सकता है। इतने में ही मदालसा हाथ मुंह धोकर ताज़ा चेहरा लिए आ गई। मेलगाड़ी वन, ग्राम, नदी, नाले, पुल कूदती फर्राटे से भागी जा रही थी। मदालसा ने अपनी टोकरी खोलकर नाश्तेदान निकाल लिया। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, ऐसे ही एक यात्री को खाते देखकर दूसरे सहयात्री को भी भूख लगाती है। क्षण भर में सती प्रथा पर चल रही बहस कपूर के धुएं की भांति उड़ गई और चटपट नाश्तेदान खुलने लगे। आइए ना, एक साथ बैठकर ही खाना खाया जाए, मदालसा ने कहा, और बड़े यत्न से स्वच्छ नैपकिन बिछा छोटे छोटे स्टील के कटोरदान सजाने लगी। धन्यवाद, मैंने कहा, पर हमारे साथ भी तो खाना है, इसे कौन खाएगा? वाह जी वाह, इसे हम खाएंगे। ईश्वर ने ये 6 फुट 2.5 इंच का दुर्ग आखिर किस लिए बनाया है? उसकी भुवन मोहिनी हंसी ने हमें पराजित कर दिया। वैसे भी हम तीनों ने एक दूसरे को काक दृष्टि से सती के घृत पकवानों को आंखों ही आंखों से घूरते चखते पकड़ भी लिया था। सुनहरी मोयनदार कचौड़ियाँ थीं, मसाले की गहरी परत में डूबी सब्जियाँ, रायता था, चटनी थी और थे ठास ठास कर बांधे गए मेवा जड़े बूंदी के लड्डू। ये तो सफ़र का खाना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा खासा विवाह भोज लगता है। समाज सेविका ने आँखों से लार टपका दी। बड़ा हैवी खाना लेकर आप चलती हैं, उसने कहा और कचौड़ियों पर टूट पड़ी। हम तीनों के पास भारतीय रेल यात्रियों के साथ युग युगांतर से चली आ रही वही पूरी तरकारी और आम के अचार की फाँकें थीं।
अपना खाना खाया ही किसने। मदालसा के स्वादिष्ट भोजन को चटकारे ले लेकर हम तीनों ने साफ कर दिया और उधर वो अकेली ही हम तीनों के नाश्तेदान को जीभ से चाट गई। विधाता ने सचमुच ही उसके शरीर के दुर्ग में असीम गोला बारूद भरने के लिए अनेक कोष्ठ प्रकोष्ठों की रचना की थी। महातृप्ति के कई तार और मंद्र सप्तक की डकार ले हाथ मुंह धो मदालसा ने टोकरी में से एक मस्जिद के गुंबद के आकार का पानदान निकाला। ये मेरे नीलू ने मुझे बगदाद से लाकर दिया था। उसे पान बेहद पसंद थे। इसी से एक ढोली मगही पान और ये पानदान लेकर ही कल चिता में उतरूंगी। इसी शहीदाना अंदाज से हम तीनों को घायल कर उसने केवड़ा, इलायची और मैनपुरी सुपारी से ठसा बीड़ा थमाया। सती प्रथा पर फिर जोरदार बहस छिड़ गई। हाय मेरे अंतिम सफ़र की प्यारी साथिनों, तुम अब हमें नहीं रोक सकती। मदालसा लेट गई और बड़ी सधी आवाज़ में गाने लगी। न जानियो जानकी नाथे सवारे शू थवाणु छे। समझी इसका अर्थ? उन्होंने हंसकर हमसे पूछा। जानकी नाथ भी ये जान नहीं सकते कि सुबह क्या होगा। अब मुझे लगता है उस गुजराती पद की व्याख्या उन्होंने संभवतः हमारे ही हित में की थी। चलो जी, अब सो जाओ सबके सब। आज रात पृथ्वी पर ये मेरी अंतिम निद्रा है बेन। बहस व्यर्थ है। चलो गुड नाइट। बहुत प्यारे प्यारे सपने दिखे तुम तीनों को। सचमुच ही उसकी शुभकामनाओं ने जादू सा असर किया। ऐसी नींद तो पहले कभी नहीं आई थी। और सपने, कभी लगता था जगमगाते आभूषणों के ढेर में गोते खा रही हूँ। हीरे के हारों से गर्दन टूटी जा रही है, बाजूबंद अंगूठियों के भार से हड्डियाँ खिसकी जा रही हैं। और साड़ियाँ, क्या क्या रंग, कैसा चिकना रेशम। साड़ियों की विशाल उदधि में रंगीन कीमती साड़ियों की लहरें उठ रही हैं। इससे प्यारे सपने और क्या देख सकते थे। और सपनों के अंत में समुद्र के ज्वार भाटे जैसा ही हुआ। वास्तविकता की अंतिम तरंग ने पटाख से हम तीनों को धोबी पछाड़ दी। आंखें खुली तो सती गायब। हाय मेरे स्टील का डब्बा। मिसेस विनोलकर बर्थ से उकड़ते ही लड़खड़ा गईं। उसमें तो मेरे विवाह का जड़ाऊ सेट था। लगता है सती की बच्ची हमें कुछ विष खिला गई। सर फटा जा रहा है। उनका गला भर्रा गया। हाँ, ठीक ही तो कह रही थी। मुझे जैसे कोई सावन के झूले की ऊंची ऊंची पींगें दे रहा था। पूरा डब्बा गोल गोल घूम रहा था। पंखे के चारों तरफ बल्ब और बल्ब के चारों ओर छत और छत के इर्द गिर्द कई रेशमी साड़ियाँ और भारी भारी आभूषण पहने मैं भी किसी लट्टू की भांति घूम रही थी। कभी जी में आ रहा था ज़ोर ज़ोर से हंसूं और कभी दहाड़े मार मार कर रोने को तड़प रही थी। बहुत पहले भाभी ने एक बार भंग खिलाकर ऐसी ही अवस्था कर दी थी मेरी। सुना गया था कि कुकुर मुत्तों को पीस कर बनाया गया विष भी ऐसे ही मीठे सपने दिखाता है। उनको खाते ही गहरी नींद आ जाती है जो कभी कई कई दिन तक नहीं टूटती। मीठे सपने दिखा सजग मनुष्य को अर्ध विक्षिप्त सा कर देने वाला यह अवश्य वही विष होगा। समाज सेविका दोनों हाथों से सर थामे बिलख रहे थे। हाय मैं लुट गई। मेरे सूटकेस में आश्रम का 10,000 रुपया था। और मैं सहसा गोल गोल घूमते रेल के डब्बे में गोल गोल घूमते मेरे दिमाग ने मुझे सूचित किया, तुम्हारा बटुआ ले गई बटुआ। और ले भी क्या जाती। सामान तो कुछ था नहीं, 55 रुपये और एक फर्स्ट क्लास का वापसी टिकट। सती की चिता में मैं यही सामान्य सी घृता आहुति दे पाई। चेन पकड़कर खींची गई। सचमुच ही समाज सेविका को पुलिस को खबर देनी पड़ी, पर सती को बचाने के लिए नहीं, पकड़वाने के लिए। वह मिल भी जाती तो शायद हम तीनों स्वयं ही उसकी चिता चुनकर उसे झोंक देती। पर यह सब कहना व्यर्थ था। आज तक पुलिस उस सती मैया के फूल नहीं चुन पाई। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी।